हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द सेंट्स एंड सोल्जर इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में समय 1944 का दिखाया गया है, मतलब वर्ल्ड वॉर खत्म होने को आया है। आर्डेनेस फ्रंट पे अमेरिकन एयरफोर्स ने जर्मनी को लगभग हरा दिया है और दूसरी तरफ बेल्जियम के मालमेडी शहर के पास अमेरिकन सिपाही मेटल डिटेक्टर से ढूंढकर लगभग 72 सिपाहियों की बर्फ में दबी लाशों को खोजकर बाहर निकालते हैं, जिन्हें जर्मन सेना द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया था। और यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। 3 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर वॉर में हारे हुए अमेरिकी सिपाहियों को जर्मन सेना ने बंदी बना लिया है। यहाँ एक बहुत घायल अमेरिकी सिपाही को अमेरिकी मेडिक इंजेक्शन लगाना चाहता है, लेकिन वहीं पे खड़ा एक जर्मन सिपाही मेडिक को लात मारकर उसे रोकता है। इस मेडिक का नाम स्टीवन है। वही बाजू में सभी अमेरिकन सिपाहियों की लाइन में खड़े करके तलाशी ली जा रही है और उनका सामान भी जर्मन सिपाही छीन रहे थे। एक सिपाही की जेब में बाइबल मिलती है और बाइबल के अंदर उसके पत्नी की फोटो थी। इस सिपाही का नाम डीकॉन है। डीकॉन उस जर्मन सिपाही से जर्मन भाषा में बात करता है कि वो फोटो और बाइबल उसके लिए बहुत जरूरी है, तो वो जर्मन सिपाही इसे बाइबल और फोटो वापस लौटा देता है। तभी यहाँ पर एक अमेरिकन सिपाही मौत के डर से रो रहा था और घबरा कर यहाँ से भागने लगता है। तब जर्मन सिपाही उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसी वजह से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। और इस भगदड़ को रोकने के लिए जर्मन सिपाही अंधाधुंध गोलियां चलाकर एक एक करके अमेरिकी सिपाहियों को गोली मारने लगते हैं। इस भगदड़ में बहुत सारे अमेरिकी सिपाही जंगल में भागने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो जर्मन सिपाही भी इनका पीछा करने लगते हैं। एक जगह मेडिक स्टीवन और एक अमेरिकी सिपाही पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। इनको एक जर्मन सिपाही देख लेता है और बाहर निकलने को कहता है। ये दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो जर्मन स्टीवन के साथ वाले अमेरिकी को गोली मार देता है और फिर वो स्टीवन को भी गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर डीकॉन आकर उस जर्मन से बंदूक छीन लेता है। तब जर्मन आत्मसमर्पण कर देता है और पीछे से स्टीवन आकर उस जर्मन को मारने के लिए कहता है, लेकिन डीकॉन गोली नहीं चलाता और उस जर्मन को वहाँ से भागने देता है। तभी डीकॉन का एक साथी जिसका नाम जॉर्डन था, वो इन दोनों को अपनी तरफ बुलाता है। उधर जर्मन सभी मरे हुए अमेरिकन सिपाहियों की लाशों को फिर से गोलियां मारकर चेक कर रहे थे कि सभी लोग मर चुके हैं या फिर नहीं, और जिस किसी की भी सांस चल रही होती है ये लोग उसे मार देते हैं और फिर जर्मन सेना यहाँ से चली जाती है। फिर इन लाशों के नीचे छुपा हुआ एक अमेरिकी सिपाही उठ जाता है, जो कि एक लाश की तरह यहाँ पर लेटा हुआ था। इस सिपाही का नाम शर्ल है। उसके बाद शर्ल डीकॉन और स्टीवन के पास जाता है। अब ये 4 लोग हो जाते हैं और यहाँ पर डीकॉन के पास गन होने की वजह से वो सबको लीड करने लगता है और अब ये चारों भी सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें कुछ अमेरिकन सिपाहियों की लाशें मिलती हैं, जो एम्बुलेंस में जा रही थे, लेकिन उनको जर्मनों ने मार डाला था। लेकिन स्टीवन इन मरे हुए लोगों की जेब से पैसे निकालकर खुद के पास रख लेता है और जरूरत की चीजें इकट्ठा करने लगता है, जैसे कि दवाइयाँ और खाना। और यहाँ पे स्टीवन को इन सोल्जर की लाशों को लूटते हुए देखकर डीकॉन को बहुत गुस्सा आता है। फिर डीकॉन निगरानी रखने के लिए पहाड़ी की चोटी पे जाता है। ऊपर उसे एक गुड़िया दिखाई देती है। दरअसल इसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे और उसे ऊपर जाके काफी वक्त हो जाता है, तो बाकी तीनों उसके बारे में बातें करने लगते हैं। केंड्रिक और स्टीवन को लगता है कि डीकॉन दिमागी तौर पे कमजोर हो गया है और ऐसे हालात में उसके हाथ में गन रहना बहुत डरावना साबित हो सकता है। तब जॉर्डन उन दोनों को कहता है कि डीकॉन ठीक है, उसने मेरी और स्टीवन की जान बचाई थी। और अभी इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी यहाँ पे डीकॉन वापस आ जाता है और इनको एक टूटे हुए घर में ले जाता है। यहाँ ये छुपने वाले हैं। यहाँ पर भी डीकॉन जब पहरा दे रहा था तब उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे एक औरत दिखने लगती है और घर के अंदर तीनों डीकॉन के बारे में ही बात करने लगते हैं। तब जॉर्डन कहता है कि डीकॉन अच्छा आदमी है, वो ना ही शराब पीता है और ना ही सिगरेट पीता है और वो दिन भर ईश्वर से प्रार्थना करते रहता है, इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम डीकॉन रखा था। रात में अब ठंड बहुत बढ़ गई है, तो डीकॉन बाइबल में रखी हुई अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर उसकी यादों में खो जाता है। तभी दुश्मन की एक जीप आती देखकर डीकॉन घर के अंदर भागते हुए आकर सबको इसकी जानकारी देता है। तभी इनको पता चलता है कि इस घर में यहीं पर एक नीचे तहखाना है, तो सभी लोग उस तहखाने में जाकर छुप जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जर्मन सिपाही भी उसी घर के अंदर चले आते हैं और घर को खाली पाकर इसी घर में रुककर आराम करने लगते हैं।
थोड़ी देर के बाद जर्मन सिपाहियों के रेडियो पे मैसेज मिलता है और मैसेज में इन्हें एक इमरजेंसी खबर मिलती है। तो सभी जर्मन यहाँ से चले जाते हैं। उनके रेडियो पर खबर आई थी कि पास में ही एक नदी है और उस नदी के पास एक ब्रिटिश प्लेन क्रैश हुआ है। ये बात छुपे हुए सारे अमेरिकन सुन लेते हैं और उसमें डीकॉन समझ जाता है, क्योंकि इनमें सिर्फ डीकॉन को ही जर्मन भाषा समझ में आती थी। उसके बाद ये सभी लोग बाहर निकलते हैं। थोड़ी दूरी पे इन्हें एक ब्रिटिश सिपाही पेड़ पे लटका हुआ मिलता है। उसका पैराशूट पेड़ में फंस गया था। ये ब्रिटिश सिपाही रॉयल एयरफोर्स का पायलट है और इसका नाम ओबेरॉन है। पहले तो इन्हें लगता है कि ये कोई जर्मन सिपाही है, लेकिन जब इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये एक ब्रिटिश सिपाही है तो ये लोग उसे नीचे उतारने लगते हैं। लेकिन एबरॉन को इन पे यकीन नहीं था। उसे लगता है कि ये चारों भी जर्मन हैं, इसीलिए वो नीचे उतरते ही केंड्रिक पे गन तान देता है और उनको अमेरिका के बारे में सवाल पूछने लगता है। तो सभी लोग मिलके इसके सवालों के जवाब देते हैं, जिससे एबरॉन को समझ में आ जाता है कि ये चारों भी अमेरिकी है। फिर एबरॉन इनको कहता है कि मेरे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट खुफिया जानकारी है, जिसे जल्द से जल्द हेडक्वार्टर पहुंचाना होगा। तो यहाँ से नजदीक कमांड सेंटर कहाँ है। फिर ये लोग उस टूटे हुए घर में वापस जाकर आराम करते हैं और यहाँ पे एबरॉन बताता है कि हम लोग जर्मन्स की जासूसी कर रहे थे और हमारे पास उनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे तभी जर्मन्स ने हम पर हमला किया और हमारा प्लेन क्रैश हो गया और हमारा प्लेन नदी के पास गिर गया है। वो यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पे है, इसीलिए जर्मन से पहले मुझे वहाँ तक पहुँचना है। जॉर्डन को इसके प्लेन तक जाने का शॉर्टकट रास्ता पता था, तो सभी लोग उस शॉर्टकट रास्ते से प्लेन तक जाने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन ये पांचों भी एक साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे जाते हैं डीकॉन को फिर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है, इसीलिए वो घबरा जाता है और स्टीवन ये सब कुछ देख लेता है और पूछता है कि तुमने जर्मन बोलना कहाँ से सीखा। तब डीकॉन बताता है कि पहले वो काफी दिनों तक बर्लिन में था और उसने बर्लिन में ही जर्मन सीखी है। तभी स्टीवन जॉर्डन के पास जाता है और पूछता है कि डीकॉन कितने दिनों से सोया नहीं है। तब जॉर्डन बताता है कि वो लगभग 3-4 दिनों से नहीं सोया है। तब स्टीवन को लगता है कि इसी वजह से डीकॉन के दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है। अब ये लोग लगभग 12 मील चल चुके हैं तो इन्हें एक टूटा हुआ मकान मिलता है, तो सभी लोग आराम करने के लिए रुकते हैं। डीकॉन भी बहुत थक गया था। उसके बैठे बैठे अपने बाइबल पढ़ते हुए आंख लग जाती है, लेकिन उसे बुरे सपने आने लगते हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता और वो डर के उठ जाता है। और इसकी इस तरह की बुरी हालत पे स्टीवन लगातार नजर बनाए रखता है और फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। इसी घर के बाजू से ही जर्मन गुजरने लगते हैं। उन नाजियों की इन पर नजर नहीं पड़ती तो वो लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। जॉर्डन और डीकॉन एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। डीकॉन बताता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और जिस दिन उसके बच्चे का जन्म होने वाला है उसी दिन जॉर्डन का जन्मदिन है। और फिर ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे ये लोग आगे जाते हैं आपस में इनकी दोस्ती बढ़ने लगती है। तो ये एक दूसरे को अपने बहुत सारे सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद डीकॉन को यहाँ पर वही औरत और बच्चे नजर आती है जो उसे पहले भी कई बार नजर आ चुके थे। तो वो घबरा जाता है, उसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगता है। सभी लोग डीकॉन को संभालने लगते हैं। स्टीवन और जॉर्डन डीकॉन को शांत करने लगते हैं। फिर स्टीवन जॉर्डन को डीकॉन की इस हालत के बारे में पूछता है कि आखिर उसकी क्या समस्या है। तब जॉर्डन बताता है कि कुछ दिनों पहले हम पेट्रोलिंग पे थे, तब जर्मन्स के साथ हमारी मुठभेड़ हुई थी और एक नाजी चर्च की एक कमरे में जाकर छुप गया था और वहाँ से हम पे गोली चला रहा था। तो मैंने उसे खत्म करने के लिए डीकॉन को कहा। तब डीकॉन उस कमरे में ग्रेनेड फेंक देता है और अंदर घुसकर हर तरफ गोलियां चलाने लगता है। जैसे ही वो गोलियां चलाना बंद करता है तो वो देखता है कि उसने 2 औरतें और 6 मासूम बच्चों को मार डाला है। इस हादसे के बाद से डीकॉन पूरी तरह से टूट गया था। तब हम उसे हॉस्पिटल में ले ही जाने वाले थे, लेकिन तभी जर्मन्स ने हमें पकड़ लिया था। तभी ये लोग एबरॉन के नोट्स को देखते हैं जिसमें जर्मन्स की सारी जानकारी होती है और उन्हें पता लगता है कि ये सब कुछ कोड लैंग्वेज में लिखा गया है और इन कोड्स को एबरॉन के अलावा दूसरा कोई भी नहीं समझ सकता और ये जानकारी एबरॉन के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करने लगते हैं, जब इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी और जब ये अपने साथियों को मरते हुए देखते हैं और इनके कुछ साथियों ने तो इनकी बाहों में ही दम तोड़ा था, जिससे ये लोग टूटने लगते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इन लोगों ने अपने आप को इन सारी चीजों के लिए आदी बना लिया। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद डीकॉन कहता है कि मुझे नाजियों से कोई नफरत नहीं है और जर्मन्स ने जो भी हमारे साथ किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम उनकी जगह पर होते तो हम भी यही करते, इसीलिए मुझे उन पे कोई भी गुस्सा नहीं है। इस बात को सुनने के बाद स्टीवन को डीकॉन पे गुस्सा आ जाता है।
तो वो डीकॉन को कहता है कि तुम दिन प्रतिदिन पागल होते जा रहे हो। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी वहाँ पे बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और इस वजह से इन लोगों को आगे बढ़ने में दिक्कत होने लगती है। और फिर अचानक से केंड्रिक के पैर के नीचे की बर्फ टूट जाती है। बर्फ के नीचे दबा हुआ एक मकान का तहखाना था, उसमें केंड्रिक गिर जाता है और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तो सभी लोग उसकी मदद करने के लिए जाते हैं और उसे तहखाने से बाहर निकालते हैं। आगे इनको एक मकान मिलता है। इस मकान की मालकिन का नाम कैथरीन है। ये एक फ्रांसीसी औरत है और इसके साथ इसकी बेटी भी है। कैथरीन एक बहुत ही अच्छी औरत है, तो ये इन लोगों को आसरा देती है। लेकिन अब एब्रॉन कमांड सेंटर पे पहुंचना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ से अकेले ही कमांड सेंटर की तरफ निकल पड़ता है। तभी यहाँ 2 जर्मन्स आ जाते हैं और वो अमेरिकन के लिए खाना लेकर आने वाली कैथरीन पे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी गुस्से में डीकॉन बाहर आकर जर्मन्स को गोलियां मारता है, जिसमें एक जर्मन मारा जाता है और दूसरा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। स्टीवन को लगता है कि डीकॉन ने जानबूझकर उसे भागने दिया, इसीलिए अब ये लोग झगड़ने लगते हैं। तभी एब्रॉन उस भागे हुए जर्मन को पकड़ कर लाता है और ये सभी उसको गोली मारकर खत्म करना चाहते हैं, पर इन सबको जॉर्डन रोकता है। तभी इस जर्मन पे डीकॉन की नजर पड़ती है, तो वो इस जर्मन को पहचान लेता है। दरअसल इस जर्मन का नाम रूडोल्फ है और ये बर्लिन से है और ये दोनों भी दोस्त थे। फिर कुछ देर बाद जब ये सभी लोग सो जाते हैं, तब डीकॉन रूडोल्फ को भागने में मदद करता है। तो बदले में रूडोल्फ इसको एक नक्शा देता है और यहाँ से बाहर निकलने का आसान तरीका बता देता है। फिर ये सभी लोग नक्शे की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इनको आगे एक जर्मन सेना की टुकड़ी दिखाई देती है, तो ये सभी लोग छुप जाते हैं। अचानक से एक नाजी इन पे गोली चलाने लगता है, जिससे जॉर्डन बहुत घायल हो जाता है। जवाब में डीकॉन उस जर्मन पे गोली चलाता है और उसे खत्म कर देता है। अब इन गोलियों की आवाज जर्मन्स की पूरी टुकड़ी ने सुन ली थी। स्टीवन जॉर्डन को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जॉर्डन की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर और ज्यादा जर्मन्स आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें एब्रॉन भी घायल हो जाता है। फिर भी ये चारों यहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं। जर्मन्स इनका पीछा अभी भी कर रहे थे। फिर ये चारों एक खंडर में जाकर छुप जाते हैं और एब्रॉन का इलाज करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जर्मन पहुँच जाते हैं। अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। केंड्रिक एब्रॉन को अपने कंधे पर रखकर भागने की कोशिश करने लगता है। तभी एक जर्मन केंड्रिक को गोली मार देता है, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। अब देखते ही देखते यहाँ पर केंड्रिक की मृत्यु हो जाती है। केंड्रिक की इस हालत से एब्रॉन को बहुत दुख हो जाता है और एब्रॉन अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। उसका पैर फिसलता है और एक नदी में जाकर वो गिर जाता है। पानी उसे बहाकर ले जाने लगता है। तभी डीकॉन और स्टीवन आकर उसे नदी से बाहर निकालते हैं। तभी यहाँ डीकॉन का जर्मन दोस्त रूडोल्फ आ जाता है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताकर चला जाता है। फिर ये तीनों भी मरे हुए जर्मन सिपाहियों की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और रूडोल्फ ने बताई हुई जीप में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। इनकी जर्मन यूनिफॉर्म को देखकर इन्हें कोई नहीं रोकता और कहीं रोकने पर भी डीकॉन को जर्मन बोलनी आती है, इसीलिए इन पर किसी को शक भी नहीं होता। ऐसे ही एक जगह पर एक जर्मन चेक पॉइंट पे इन्हें रोक लिया जाता है, लेकिन इन जर्मन्स को इन पर शक नहीं होता। तभी इनकी गाड़ी बंद हो जाती है। तब सभी जर्मन सिपाही इनकी गाड़ी को धक्का मारते हैं। यहाँ पे एक जर्मन इनको रुकने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग गाड़ी नहीं रोकते हैं। तब जर्मन इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर फिर भी ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं और जल्द ही अमेरिकी चेक पोस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनको आता हुआ देखकर इनको जर्मन समझकर अमेरिकन सिपाही भी इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, बम बरसाने लगते हैं और इनके बमबारी से इनकी जीप पलट जाती है। अब इनका पीछा करने वाले जर्मन्स भी इन तक पहुँच गए थे, तो डीकॉन और स्टीवन जर्मन पे गोलियां चलाते हैं। जर्मन भी इन पर गोलियां चलाते हैं और इनको आपस में एक दूसरे पे गोलियां चलाते हुए देखकर अमेरिकी सिपाही समझ जाते हैं कि डीकॉन और स्टीवन भी अमेरिकी ही है। जर्मन को हावी होता हुआ देखकर स्टीवन डीकॉन को कहता है कि तुम लोग एब्रॉन को लेकर आगे जाओ, मैं तुम लोगों को निकलने के लिए कवर फायर देता हूँ। स्टीवन उसे यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो एब्रॉन को लेकर आगे बढ़ता है। उधर डीकॉन जर्मनों पे गोलियां चलाता है और काफी जर्मनों को मार देता है और एक जर्मन की गोली डीकॉन को भी लग जाती है और वो काफी घायल हो जाता है। और अब डीकॉन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तभी उसे उसके हाथों मारी गई वो औरतें और बच्चे दिखाई देते हैं और डीकॉन की मौत हो जाती है। ये सब कुछ दूर से स्टीवन देखता है, लेकिन इनको आगे बढ़ना ही पड़ता है और ये लोग अमेरिकन
अमेरिकी सिपाही तक पहुंच जाते हैं। एब्रॉन अपने पास की सारी जानकारी अमेरिकन सिपाहियों को दे देता है। यहाँ पर डीकॉन की लाश भी लाई जाती है और इसकी जेब से स्टीवन बाइबल निकालकर अपने पास रख लेता है और यहाँ तक इनका पीछा करने वाले जर्मन सिपाहियों को भी बंदी बना लिया जाता है। लेकिन स्टीवन के दिल में जो नाजियों के लिए नफरत थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि वो समझ गया है कि यहाँ पर सब लोग कातिल है, सब एक जैसे ही है। इसीलिए अब स्टीवन यहाँ पे जो जर्मन इनका पीछा करते हुए इन्हें मारने के लिए आए थे, उनमें जो घायल थे उनका इलाज करने लगता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मेरे दूसरा चैनल जो है चलो फिल्म देखे 2 और फिट मॉम्स क्लब, दोनों चैनल्स को भी विजिट कीजिए। अगर वहाँ की वीडियोस भी आपको पसंद आते हैं तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।